जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, मेरे पास दो तस्वीरें हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी जेल की हैं। वैसे बताया तो जाता है कि ये रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अंदर की तस्वीरें हैं, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बिरसा मुंडा जेल के अंदर की तस्वीरें हैं। इनमें एक तस्वीर में आप एक सिपाही को मजे से कैदी के साथ बैठा देख रहे हैं और कैदी खैनी बना रहा है। दूसरी तस्वीर में कैदी और सिपाही सब आपस में मिलकर खाना खा रहे हैं। अब ये तस्वीरें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार की हैं या नहीं हैं, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि ये किसी जेल के अंदर की ही तस्वीरें हैं और ये झारखंड के ही किसी जेल की तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है कि झारखंड की जेलों में कैसा माहौल होता है, कानून तोड़ने वालों और सजा का पालन कराने वालों में कितना भाईचारा है। खैनी तो वैसे भी राजा और रंक में भेद नहीं करती दोस्तों, तो भला जेल कैसे अछूती रह सकती है। तो इस जेल में सिपाही और कैदी साथ मिलकर खैनी ठोक रहे हैं, साथ साथ खाना भी खाते हैं। जब साधारण कैदी इतने मजे में रहते हैं, तो रसूखदार कैदियों को और क्या क्या और कितनी सुविधाएं मिलती होंगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ईडी ने बिरसा मुंडा जेल में छापा मारा था। सूचना थी कि जेल से ईडी के अफसरों के खिलाफ हमले और फंसाने की साजिश हो रही है, नक्सलियों और गैंगस्टरों की मदद से। जेल के अफसर उन्हें मदद करते हैं, बाहर से रसूखदार लोग मिलने अंदर आते हैं। दोस्तों, ऐसी भी चर्चा है कि रांची के बिरसा मुंडा जेल के गेट पर हर शाम एक जमघट लगता है। कुछ लोग सिपाही की वर्दी पहनकर अंदर जाते हैं और फिर किसी वीवीआईपी कैदी से मुलाकात करके बाहर आ जाते हैं। फिलहाल मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कौन किससे मिलने जाता है, पर यह बात जरूर कहूंगा कि अक्सर शाम को होटवार जेल के गेट पर कुछ संदिग्ध लोग जरूर जमा होते हैं। ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब जांच का मुद्दा जरूर है। सूचना तो ये भी है कि जेल प्रशासन की मर्जी से ही ये सारा खेल चल रहा है। जेल के अंदर मौजूद वीवीआईपी कैदी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर छोटी मोटी पैरवियों तक सब करता है। ईडी के छापे में भी दोस्तों यह बात सामने आई थी कि ईडी के अफसरों के खिलाफ साजिश में एक बड़ा पुलिस अधिकारी भी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल की मदद कर रहा था। और इसके बीच आज ये खबर आई है कि ईडी ने झारखंड के एक आईपीएस अधिकारी को पूछताछ के लिए समन भेजा है। यह समन साहेबगंज में 1,000 करोड़ के अवैध खनन मामले में साहेबगंज के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी नौशाद आलम को किया गया है। एसपी नौशाद आलम को ईडी ने 22 नवंबर को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए रांची स्थित अपने जोनल कार्यालय में बुलाया है। नौशाद आलम झारखंड के पहले आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। एसपी नौशाद आलम पर आरोप है कि उन्होंने साहिबगंज में 1,000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी के अहम गवाह विजय हांसदा को गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाया था। जानकारी के अनुसार ईडी को इससे संबंधित कई सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर एसपी का बयान लिया जाना है। नौशाद आलम कुछ महीने पहले तक रांची के ग्रामीण एसपी थे, रूरल एसपी थे। अवैध खनन या ईडी के किसी भी केस में रडार पर आने वाले पहले आईपीएस अधिकारी नौशाद आलम ही हैं। अब तक ईडी ने राज्य के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई की है। छवि रंजन के खिलाफ की है, पूजा सिंघल के खिलाफ की है। साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो अब नौशाद आलम को बुलाया गया है जो आईपीएस अधिकारी हैं। अवैध खनन केस में विजय हांसदा ईडी के प्रमुख गवाहों में शामिल था। साहेबगंज पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेजा था, लेकिन बाद में उसके अवैध खनन केस में पैसे के बल पर गवाही से पलटने की बात की पुष्टि हुई। सीबीआई ने भी अपनी जांच में पाया था कि विजय हांसदा के बैंक खाते में कई संदिग्ध लेन देन हुए थे। वहीं उसने कैश में भी पैसे लिए थे। इस पूरे मामले में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और एसपी नौशाद आलम की भूमिका प्रमुख रही थी, ऐसा जांच में पता चला। ईडी ने भी अपने गवाह के कोर्ट में होस्टाइल होने की जांच की।
तो उसे पता लगा कि रांची हाई कोर्ट में लाने से लेकर कोर्ट में उसकी गवाही कराने तक में आईपीएस अधिकारी नौशाद आलम की भूमिका रही थी। डीसी और एसपी अपने साथ ही विजय हांसदा को रांची लाए थे। इस दौरान हाईकोर्ट में विजय हांसदा से ईडी के अफसर और गवाहों ने बात करने की कोशिश की थी। तब उसने धुरवा थाने में केस कर दिया था। बाद में पुलिस अफसर ने इस केस में 164 के तहत विजय हांसदा की गवाही कराई तो उसने ईडी के अधिकारियों को भी एसटी और एससी एक्ट की धाराओं में आरोपी बना दिया था। बताया जाता है कि कोविड महामारी के दौरान रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में भी ग्रामीण एसपी रांची नौशाद आलम का नाम उभर कर सामने आया था। इस मामले की जांच चल रही है और सूत्रों के मुताबिक इस केस में भी ईडी अलग से नौशाद आलम को तलब कर सकता है। तो दोस्तों, इधर रांची जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल ने भी जेल के अधिकारियों की मदद से ईडी के अधिकारियों और उनके परिवारजनों पर हमले की साजिश की थी। उन्हें महिलाओं के जरिए फंसाने की साजिश की थी और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी की थी। इसी दौरान यह बात भी सामने आई थी कि एक आईपीएस अधिकारी भी गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में आरोपियों के संपर्क में थे। ईडी ने छापेमारी के दौरान ये बात पाई थी। तो दोस्तों, अब तक आईएएस अधिकारी ही ईडी के रडार पर थे, लेकिन अब एक आईपीएस अफसर भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ईडी की हर कार्रवाई के बाद, हर छापेमारी के बाद यह खबर आती है कि कुछ नेताओं के नाम सामने आए हैं, सत्ताधारी दलों से जुड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं और ईडी उनके खिलाफ जल्द ही कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अभी तक न तो किसी पक्ष के न विपक्ष के नेता पर कोई कार्रवाई हुई है। सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5-5 समन भेजने के सिवा ईडी ने किसी दूसरे नेता को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। तो क्या ईडी की जांच सरकारी अफसरों तक ही सीमित रहेगी? क्या इन सब घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में किसी नेता या नेताओं की कोई संलिप्तता या भूमिका नहीं है? और अगर है तो ईडी उन तक कब पहुंचेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। ईडी की आगे होने वाली कार्रवाई में इन सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।